जी स्टूडेंट्स, हमारा जो केमिस्ट्री का टेस्ट था ऑनलाइन, जिसमें बास बच्चे मुझे कह रहे थे सर कि हमारे बहुत कम मार्क्स आए हैं। अभी इसको डिस्कस करते हैं। आप लोगों के सामने टेस्ट होना चाहिए ताकि आप जी बेटा, एएस में डिस्टिंक्शन होती है लेकिन वो बेस्ट और क्रॉस वाली होती है ना। बिल्कुल होती है। ये जो मेरे तीनों बच्चों की डिस्टिंक्शन आई है ये एएस की ही है, ठीक है। इनकी मतलब एक की टॉप इन पाकिस्तान और इस तरह, मतलब तीनों तीनों सब्जेक्ट में बेस्ट और क्रॉस इनका है। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्रोमीन रिएक्ट विद ब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टू फॉर्म ब्रोमोब्यूटेन। बिल्कुल ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इंशाल्लाह बच्चों आप लोगों की भी आएगी। ये मैंने आपको बताया था कि ये इसमें हार्ड वर्क है लेकिन साथ में लक भी होती है, ठीक है। टीचर का रोल नहीं होता, कमाल टीचर का नहीं होता, बच्चे की लक और हार्ड वर्क, ये दो चीजें जब मिलती हैं तो फिर डिस्टिंक्शन के चांसेस बन जाते हैं। और एक ट्रिक भी है, बाज ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिनकी ओ लेवल में भी डिस्टिंक्शन है, चाहे वो जहां मर्जी से पढ़ रहे हो डिस्टिंक्शन होगी उनकी। उनके पास वो ट्रिक आ गई है। फिर एएस में डिस्टिंक्शन है, फिर ए टू में डिस्टिंक्शन है। तो ये बेसिकली ट्रिक भी है, जो बच्चे इसको सीख जाते हैं फिर उनकी डिस्टिंक्शन आती रहती है। अच्छा, मैं लाजमी इस तरह करूंगा बच्चों, ये मेरे पास एक बच्चा है ना इस क्लास में कि जिसकी ओ लेवल से आ रही है। मैं इसका ना आप लोगों को ए टू का, अच्छा ए एस का पेपर देखूंगा, अगर हुआ तो वो आपसे शेयर कर दूंगा ताकि आपको पता हो कि इस बच्चे ने कैसे लिखा है। और ए टू का पेपर मैं संभाल के रखूंगा, उसकी पिक्चर्स ले लूंगा, आपको वो सेंड कर दूंगा ताकि नेक्स्ट ईयर कम से कम आप उसको यूज कर सकें। अच्छा देखो, ब्रोमीन का ब्यूटेन से रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट टू फॉर्म ब्रोमोब्यूटेन। टू स्ट्रक्चरल आइसोमर विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Br आर प्रोड्यूस। अच्छा देखो, इस तरह है जी आपका ब्यूटेन। अब जब आप ब्रोमीन से रिएक्शन करवाओगे ना बच्चों, जब आप ब्रोमीन से रिएक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो बच्चों आपके पास ऑप्शन है, आप कार्बन 1 के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, कार्बन 2 के हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस कर दो, कार्बन 3 के हाइड्रोजन को। ये आपकी मर्जी है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है बच्चों कि आप कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोजन को क्या करो, रिप्लेस कर दो, है ना। कार्बन 2 को भी कर सकते हो, फिर 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि ब्रोमीन रिएक्ट विद ब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट टू फॉर्म ब्रोमोब्यूटेन। Two structural isomer with molecular formula C4H9Br are produced during this reaction. Draw the two structural isomers. State the systematic name of each isomer. पहले बेटा आपने उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और फिर आपने उसके बाद उसको ड्रॉ भी करना है। अब उसने अलाउ किया हुआ, आपने मार्क्स स्कीम देखा है, उसने अलाउ किया हुआ है कि आप चाहे स्ट्रक्चरल फार्मूला यूज करो या स्केलेटल फार्मूला यूज कर लो, कोई मसला नहीं है। तो बेटा अगर आपने स्ट्रक्चरल यूज करना है तो CH3 CH2 CH2Br, या इस तरह लिख दो भाई, कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये बेटा यहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है, इसका नाम है 1 ब्रोमोब्यूटेन। और दूसरा बच्चों देखो, आपको मैंने कहा है कि आप कार्बन 2 पर भी तो लगा सकते हो ना ऐसे करके। तो फिर आपके पास क्या बनेगा बच्चों, आपके पास बनेगा CH3 CH2 CH Br CH3। ये अगर बॉन्ड नहीं शो करना चाहते ना शो करें, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में बॉन्ड तो शो नहीं करने होते ना। तो इस तरह भी कर सकते हो आप। और अगर आपने बेटा स्केलेटल बनाना है, 1 2 3 4, मतलब इस तरह है ना, तो यहां ब्रोमीन लगा देता हूं मैं। तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। बड़ा उम्मीद है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना बच्चों। आइडेंटिफाई दी टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शोन इन A1। अब बच्चों आपने ये बताना है, जी बेटा, अब आपने ये बताना है कि ये कौन सा आइसोमर है बच्चों, ठीक है। तो आपने बेसिकली फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज की है ना भाई, कार्बन नंबर 1 और 2, तो आप कहेंगे दिस इज पोजीशन आइसोमर। ये पोजीशन आइसोमर है बच्चों, दिस इज द पोजीशन आइसोमर। फिर देखो क्या कह रहा है कि हेलोथेन, हेलोथेन बेटा आपको मैंने हेलोथेन मेरा ख्याल है उसमें भी करवाया है, हेलोजन एल्केन के अंदर। अली मीर बेटा उसमें ना लिखो ना, एक मिनट बेटा। अच्छा बच्चों देखो, नेक्स्ट वो कह रहा है हेलोथेन, ये आपके पास है जिसमें कार्बन नंबर 1 के पास 3 फ्लोरीन्स लगे हैं, कार्बन नंबर 2 के पास। इसका मैंने सिस्टमेटिक नेम मेरे ख्याल है आपको बताया हुआ है। इसका सिस्टमेटिक नेम है
टू ब्रोमो टू क्लोरो वन 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 ट्राई फ्लोरो इथेन। जी बेटा मुनीजे उसने डिस्प्लेट भी अलाउ किया हुआ है, बल्कि खुद ही डिस्प्लेट बनाया हुआ है, आप चेक करें ना मार्क्स स्कीम में उसने डिस्प्लेट खुद बनाया हुआ है। आइडेंटिफाई द कायरल सेंटर इन द हेलोथेन एंड मार्क इट विद स्टार। बेटा देखो इसमें कायरल कार्बन ये है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ब्रोमीन, एक सीएल और एक ये ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज कायरल कार्बन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, व्हेन हेलोथेन रिएक्ट्स इन अल्ट्रावायलेट लाइट होमोलिटिक फिशन अकर्स एंड द कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इज ब्रोकन, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू शो द होमोलिटिक फिशन ऑफ हेलोथेन। पर ये जरा क्वेश्चन देखें, आपके पास हेलोथेन है और आपने बच्चों इसकी यहां पर होमोलिटिक फिशन करवानी है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा बॉन्ड आप तोड़ोगे भाई। कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू शो दी होमोलिटिक फिशन ऑफ हेलोथेन। कौन सा बॉन्ड सबसे वीक है, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ब्रोमीन, ये बताओ। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा भाई, दिस इज मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव है। जितनी बॉन्ड लेंथ लंबी होती जाती है ना बच्चों, उतना बॉन्ड आपका वीक होता जाता है, वो उतना रिएक्टिव होता जाता है। तो जब आप इसको यूवी लाइट दोगे ना तो यहां से बॉन्ड टूटेगा बच्चों, बॉन्ड यहां से टूटेगा ऐसे करके। तो कार्बन के ऊपर डॉट आ जाएगा और दूसरा डॉट बच्चों आएगा ब्रोमीन पर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर लो, CF3CBr ClH, वैसे डॉट कार्बन पर आएगा, लेकिन वो एंड पे बेटा, जो एंड है ना उस पे लगा देते हैं, जो आपका जिस तरह चार्ज आप एंड पे डालते हो ना सल्फेट के ऊपर 2 माइनस पर एंड पे डाल देते हो, हालांकि होता तो ऑक्सीजन के ऊपर है। तो CF3CBr ClH, ये सॉरी एच तो निकल यहां पर Br तो निकल गया ना, Br तो बेटा बॉन्ड तोड़ दिया ना आपने, तो ये हो जाएगा CClH। और अब बेटा आपने इस पर डॉट डालना है, डॉट, और साथ में आएगा Br डॉट। तो होमोलिटिक फिशन हुई है, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड असल में टूटा है बच्चों, और ये डॉट जो है वो कार्बन के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा इसने खुद बता दिया बेटा, ये तो इसने बताया भी हुआ कि कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इज ब्रोकन, फिर तो कोई मसला नहीं है। हाँ, कंप्लीट दी फिगर 4.2 टू शो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ब्रोमीन एटम यूजिंग द इलेक्ट्रॉन इन द बॉक्सेस। अच्छा ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जरा चेक करें, 35 है बच्चों, जरा चेक कीजिएगा ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 35 है। अच्छा मिसाल कह रही है ब्रोमीन पर क्यों डॉट आ रहा है बेटा, जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब बेटा ये बॉन्ड टूटेगा यहां से, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन पर, तो ब्रोमीन का भी तो इलेक्ट्रॉन था ना, वो ब्रोमीन पर आ जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बेटा ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है आपने, 35 इलेक्ट्रॉन है, देखो इस तरह कर लो, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। 1s2 पहले इधर जाएंगे, फिर 2s2, फिर 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, इस तरह आएगा भाई। पहले मैं यहां लिखता हूं रफ में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये हम जिंक तक पहुंच गए, 3d10 का मतलब है 30 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और 4p5। बट आप देखो 35 पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन, चेक करो जरा, 35 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए बच्चों। अब सुनो एक और चीज देखो, ये यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं, 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 18 इलेक्ट्रॉन की जगह आर्गोन आ गया भाई, आर्गोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 होते हैं ना। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन ये आ गए आर्गोन। तो बेटा देखो, आर्गोन 18 इलेक्ट्रॉन आर्गोन तक हो गए। अब इससे आगे चलो ना, 4s2, ये है 4s2, 3d10 बेटा, ये 3d10 पूरे करो यहां पर, 4p5, तो बेटा 1 2 3 4 5, सिंपल है ना, कोई मसला तो नहीं है, मेरा मेरा नहीं ख्याल किसी बच्चे का इसमें प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये मोनोमर कौन सा है। देखो एक चीज समझ लो, पहली चीज, आप इसमें उन कार्बन को पहले मार्क कर लो, ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, और ये कार्बन है, और इसके साथ Cl।
हाइड्रोजन भी है, इनके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं बेटा, इसका CH2 है, ठीक है, मैं हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा। अब उसने ना ये एक रिपीटिंग यूनिट बनाया बच्चों, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। कौन से ऐसे दो कार्बन हैं बच्चों जिनके बॉन्ड इस ब्रैकेट से बाहर निकल रहे हैं? कौन से बॉन्ड, कौन से बॉन्ड बेटा, ये इतने ही कार्बन है, 3 कार्बन है ना। अब मैं कह रहा हूं दो दो ऐसे कार्बन हैं जो जिन्होंने अपने बॉन्ड्स को अनफोल्ड किया हुआ है, या उनके विंग्स, ये जो ग्रीन कलर के बॉन्ड्स हैं आप समझ लें, ये इन कार्बन के विंग्स हैं। इनको ना बेटा दोबारा फोल्ड करें, ये भी अनफोल्ड हुए हैं ना, ये अनफोल्ड, इनको जरा फोल्ड करें दोबारा। फोल्ड करने का ये मतलब है बच्चों कि आपको पता है ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा होता है, मैकेनिज्म वो होता है बच्चों। देखना क्या करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का अंदर आए, आपको डबल बॉन्ड बनाना है ना, और बेटा ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का अंदर आए, तो बताओ इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा है नहीं बन रहा भाई? बेटा इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा है। सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि डबल बॉन्ड है? बेटा एक बच्चा कह रहा है कि इन दो कार्बन की क्यों, ये बताओ कौन से कार्बन हैं जिनके बॉन्ड एक्सटेंड हो रहे हैं, मतलब इस ब्रैकेट से बाहर निकल रहे हैं, आप ये बताओ कौन से ऐसे कार्बन हैं जिनके बॉन्ड एक्सटेंड हो रहे हैं भाई? क्या यही दो कार्बन नहीं है? तो इनके बॉन्ड्स को ना समझो, ऐसे इनके बॉन्ड्स हैं ना, ये इनके विंग्स हैं, इनको अनफोल्ड करो अंदर की तरफ, ऐसे हैं ये, इनको अनफोल्ड करो भाई अंदर की तरफ, तो इनमें डबल बॉन्ड बनेगा। देखो इसको इधर लेकर आओ, एक इलेक्ट्रॉन को, और इसके इलेक्ट्रॉन को बेटा अंदर लेकर आओ, तो इसमें देखो इस तरह डबल बॉन्ड बनेगा, चेक करना जरा, ऐसे ऐसे। अभी हाइड्रोजन डालते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ो, ये ऊपर कार्बन लगा हुआ है बेटा, ये और ये Cl लगा हुआ है, हाइड्रोजन पूरे कर लो, CH2, ये CH2Cl, चेक करो जरा। हाँ बेटा बताइएगा, क्या ऐसे ही बनेगा? यही बनेगा ना बेटा। तो ड्रॉ दी मोनोमर, मोनोमर कैसे बनेगा? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बेटा ये आ गया देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फिर ऊपर क्या है बच्चों, इसके पास ऊपर एक CH2 लगा हुआ है ना, तो ऐसे किया ये CH2, और फिर बेटा क्या है इसके पास Cl है, ये लो, ये है बेटा। जब भी अच्छा आपको सपोज इस तरह देता है वो, देखो आपको कहा जाता है जी बताओ, आपको कहता है बताओ जी इसका वो क्या होगा, मतलब मोनोमर क्या होगा बच्चों, इसका मोनोमर क्या होगा जरा सोचो स्टूडेंट्स, इसका मोनोमर क्या होगा भाई? ये तो रट्टा मारा हुआ ना फिर, कैसे पता चला? आप कहेंगे भाई ऐसे पता चला, ये जो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, ये जो कार्बन का विंग है, विंग, इसको जरा अनफोल्ड करो, ऐसे हो जाएगा या नहीं होगा बताओ जरा। अब जरा इसने ना इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा, मैं इसको सीधा सीधा करके लिखता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। CH2, अभी देखिए मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ थोड़ा सा आसान वर्जन में, ताकि आपको बात समझ आए ना। ये चलो इस तरह करके लिख लो ना, इस तरह लिखने की इजाजत है मुझे या नहीं है भाई बताओ? इस तरह लिख सकता हूं ना बच्चों? इस तरह ठीक है? बिल्कुल वही चीज है, कोई फर्क नहीं है भाई, कोई भी फर्क नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब आप बच्चों इसके इस कार्बन को इसको अनफोल्ड करो विंग्स को, तो बस इन दो कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है, बात खत्म, ये करना है आपने। अच्छा बेटा अब इसके बाद क्या कह रहा है कि ड्रॉ द मोनोमर ऑफ एक्स, ये तो हमने कर दिया। सजेस्ट वन रीजन व्हाई द डिस्पोजल ऑफ एटम्स मेड फ्रॉम एक्स इज डिफिकल्ट। अच्छा बेटा देखो ये आपका जो है ना नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, या इसका कह रहा है कि डिस्पोजल क्यों डिफिकल्ट है, अगर आप इसको बर्न करते हो, बर्न, तो बर्न करने से क्या होगा, बर्न करने से बच्चों इसमें HCl गैस प्रोड्यूस होगी, क्लोरीन आ गया ना, तो HCl गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। नॉन बायोडिग्रेडेबल इसलिए बेटा कि ये आपका यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटता बच्चों। दूसरा आप ये कह सकते हो, अगर आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं बताना, तो आप ये कह सकते हो कि जब हम इसको बर्न करेंगे तो इससे टॉक्सिक गैस HCl रिलीज होगी, ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, HBr रिएक्ट विथ प्रोपीन
टू फॉर्म ब्रोमो एल्केन्स। अच्छा, ये दो ब्रोमो एल्केन बनाए हैं इसने। Complete the diagram to show the mechanism of the reaction of HBr and propene to form the major organic product include charge। ये तो बहुत आसान है भाई, सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, इसके अंदर चार्जेस डालने हैं। देखो पहले ये डिसाइड करो बच्चों कि दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन, पहले तो आप लोग ये डिसाइड करोगे। बच्चों ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें आपने रूल रखना है अपने माइंड में, वो ये है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा ना, जो क्या होगा नेगेटिव पार्ट, वो उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो किसके पास हाइड्रोजन कम है? कार्बन 2 के पास। तो समझ जाना बच्चों, कार्बन 2 पर आप ब्रोमीन लेके जाओगे, ठीक है ना? ये याद रहेगा ना, कार्बन 2 पर क्या लेके जाओगे? ब्रोमीन। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो बेटा मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? करली एरोज, लोन पेयर, चार्जेस, डायपोल। तो मैंने डायपोल ड्रॉ कर दिया, ये करली एरो बेटा ड्रॉ किया इधर, और ये हाइड्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक्स ऐसे करके। अब बेटा क्या होगा देखो, बच्चों आपने सेकंड कार्बन पर नहीं लेके जाना ब्रोमीन को, सॉरी हाइड्रोजन को। क्योंकि बेटा एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन पर। तो कार्बन नंबर 2 तो ब्रोमीन के लिए है भाई, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब आपने एल्कीन में एडिशन करनी है तो जो नेगेटिव पार्ट होगा एडिंग मॉलिक्यूल का, वो उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन। उसकी रीजन अभी आपको मैं बताता हूं, पहले भी बताइए कि आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। देखो अभी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, देखना। तो मैं ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये जो नया हाइड्रोजन आया है, मैं इसको इस कार्बन पर लेके गया हूं। तो भाई पॉजिटिव चार्ज तो इस कार्बन पर आ गया, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड दिस इज स्टेबल। स्टेबल होता है ना ये। साथ में बना Br- विद लोन पेयर। तो अब क्या करना है भाई, सिंपल, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, तो लिहाजा ये ज्यादा बनेगा। लेकिन बच्चों ये भी होगा, देखो ये पॉसिबिलिटी भी है कि आपके पास, इसको फ्लिप कर दो, मतलब ब्रोमीन को मैं कार्बन 2 पर ले जाऊं, हाइड्रोजन को कार्बन ब्रोमीन को कार्बन 1 पे ले जाऊं, हाइड्रोजन को कार्बन 2 पर। देखो ऐसे हाइड्रोजन को मैं इधर अटैच कर देता हूं, ये भी हो सकता है बच्चों। लेकिन इसमें क्या नुकसान है? पर इसमें नुकसान ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है भाई, प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल। इस रूट को भी रिएक्शन फॉलो करेगा लेकिन बहुत कम, क्योंकि ये अनस्टेबल चीज बन रही है भाई। और यहां पर बेटा ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब नेक्स्ट स्टेप में बस ये एरो शो कर दो ऐसे। ये बच्चों, ये 4 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों? स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि ये दोनों अगर इसमें कर लो, अगर इसको कर लो, ये बहुत कम बनेगा, लेस, ये मेजर होगा। अब जब वो आपसे पूछेगा भाई कि एक ज्यादा क्यों बन रहा है और एक कम क्यों बन रहा है, क्या मैं मार्कोनिकॉफ रूल लिखूं, क्या वो लिखूं इसमें रीजन बच्चों? क्या रीजन होगी इसमें? रीजन होगी बच्चों कि इन टू ब्रोमोब्यूटेन a secondary carbocation is formed which is more stable because it has more alkyl groups। ठीक है, मार्क टीम आपके पास है, क्या लिखेंगे कि टू ब्रोमोब्यूटेन in 2-bromobutane, a secondary carbocation is formed which is more stable because it has more alkyl groups and alkyl groups are electron donating। सारी बातें बतानी है। जबकि in 1-bromobutane primary carbocation is formed which is less stable because it has less alkyl groups। ठीक है बेटा, तो मैं इसको लिख नहीं रहा क्योंकि मार्क्स की आपके पास है, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, इसको सेकेंडरी कार्बो टर्शियरी कार्बोकेटाइन को 3 डिग्री, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को 2 डिग्री, प्राइमरी कार्बोकेटाइन को 1 डिग्री, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको मार्क्स की में इस तरह की कुछ नंबर नजर आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 डिग्री का मतलब है कि 3 कार्बो, ये आपका टर्शियरी कार्बोकेटाइन है।
नेक्स्ट देखो, द रिएक्शन बिटवीन दिस and NaOH is different depending on whether water and ethanol is used as a solvent. Complete the table 3.2 to identify the organic and inorganic product of the reaction. हाँ, ये तो बहुत ही बेटा आपको बार बार प्रैक्टिस करवाई है इस रिएक्शन की, मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। देखो बच्चों, अजान हो रही है, मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ लिखूंगा, ठीक है बेटा? अच्छा बच्चों देखो, ये मैंने पूरा रिएक्शन लिख दिया है, उम्मीद है समझ आ गया होगा कि एक्वस NaOH फेवर्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होगा, सिर्फ OH की जगह Br आएगा, Br की जगह OH आएगा। लेकिन बच्चों, जो अल्कोहलिक NaOH का रिएक्शन है, अल्कोहलिक NaOH फेवर्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और अल्फा बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है, तो इसमें प्रोपीन बन रहा है। और जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है बेटा, वो आपने अब देखो, पूरी इक्वेशन याद होगी, बैलेंस इक्वेशन तो आपको पता होगा ना, NaBr और वाटर बन रहा है। तो देखो, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट में आपने वो लिखना होगा, अदरवाइज तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आप ये नहीं लिखोगे, ठीक है? तो इसलिए आज के बाद पूरी इक्वेशन बेटा याद करनी है। बहुत ही आसान है बच्चों ये रिएक्शन। देखो, कंपाउंड बी इज अ लिक्विड विथ फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी स्मेल से आपको वैसे आइडिया हो जाना चाहिए एस्टर है, और ये वाकई एस्टर है बेटा। देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर सिस्टम बनाता हूँ, CH3, CH2, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, CH2Br, ठीक है? दिस इज द एस्टर। कह रहे दी रिएक्शन स्कीम शोज हाउ बी कैन बी फॉर्म फ्रॉम एथेनॉल। ठीक है, अभी देख लेते हैं बेटा, ये एथेनॉल है, इसकी ऑक्सीडेशन की तो ये बनाई, ये क्या है भाई? ये है, इसको मैं सीधा करके लिखता हूँ, टेढ़ा लिखा हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है, कुछ याद आ रहा है? प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है? हीट अंडर रिफ्लक्स, शाबाश। और एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7 और हीट अंडर रिफ्लक्स। तो आपने यहां जो रिएजेंट बताने बेटा, रिएक्शन वन इज एन ऑक्सीडेशन, गिव द रिएजेंट एंड कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन वन। तो बेटा रिएजेंट क्या होगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी सॉरी, इसमें जो रिएजेंट बताएंगे ना, रिएजेंट और कंडीशन दो डिफरेंट चीजें। रिएजेंट और कंडीशन में जरा फर्क समझ लो आप। रिएजेंट का मतलब है कि आपने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है इस केस में। तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो। लेकिन बेटा कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि K2Cr2O7 क्या होना चाहिए, एसिडिफाइड होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन, एक एसिडिफाइड होना चाहिए। दूसरा बच्चों, कि ये प्राइमरी अल्कोहल से अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हीट अंडर रिफ्लक्स होगा या डिस्टिलेशन होगा, क्योंकि डिस्टिलेशन में एल्डिहाइड बनता है, रिफ्लक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हीट अंडर रिफ्लक्स क्या बनेगा बेटा, हीट अंडर रिफ्लक्स। तो ये दो कंडीशन है, ठीक है? अब आज के बाद याद रखना, एसिडिफाइड इज द कंडीशन, रिएजेंट है K2Cr2O7, तो एसिडिफाइड को आपने कंडीशन में रखना है।
देखो, अगर आप, कंडीशन का मतलब है उसके बगैर रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप एसिडिफाइड नहीं करोगे तो K2Cr27 आपका बेकार है, रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसलिए एसिडिफाइड इज द कंडीशन। अब बेटा आपको कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द रिएक्शन नंबर 1। तो ठीक है, ये तो बस सिंपल सी इक्वेशन है भाई, आपको लिखवाई भी हुई है। दो स्टेप में होती है, याद करो जरा, अपने नोट्स ओपन करो, दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में एक एटॉमिक ऑक्सीजन एल्डिहाइड बनाएगा, वाटर बनेगा, और दूसरे स्टेप में फिर एटॉमिक ऑक्सीजन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, तो C2H5OH, 2 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, तो CH3COOH, साथ में H2O। Suggest the type of reaction that occur in reaction 2। बेटा रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है, सुनो गौर से। रिएक्शन 2 में भाई ये आपके पास CH3 है, CH3 मतलब ये अल्केन टाइप है ना बेटा, अल्काइल से बन रहा है। H की जगह Br आ गया है, H की जगह क्या आ गया, Br। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन। लेकिन मुझे कोई बच्चा बताएगा ये कौन सी सब्स्टिट्यूशन है भाई? दिस इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक। बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं है भाई। हम्म देखो, मिशाल ने ठीक बताया, मेरी बात सुनो। यहां जो भी लगा हुआ है हमें इससे गरज नहीं है। अब गौर से सुनना, जब भी आप ऐसे हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं जो कार्बन के साथ अटैच होते हैं, किसके साथ, कार्बन के साथ। जब भी आप ऐसे हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करें जो कार्बन के साथ अटैच है, किसके साथ रिप्लेस करें, हेलोजन के साथ, तो वो रिएक्शन हमेशा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। अब देखो आप, यहां पर उसने क्या किया है भाई, ये इस तरह लिखा हुआ है ना, तो इन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर रहे हैं भाई ब्रोमीन के साथ, तो बेसिकली वही यूवी लाइट, HBr निकला और Br उसकी जगह आ गया है। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन, और अगर मैकेनिज्म का नाम पूछेगा तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना बच्चों? जो बच्चे कह रहे थे ना ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सुनो मेरी बात। अगर तो इस OH की जगह Br आता ना, तो बिल्कुल ठीक थी आपकी बात, क्योंकि OH भी नेगेटिव, Br भी नेगेटिव, फिर बात ठीक थी आपकी। लेकिन ये OH की जगह तो नहीं आया भाई, OH की जगह तो Br नहीं आ रहा, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ आ गई बेटा, सॉरी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि ऐसे हाइड्रोजन्स बच्चों जो कार्बन के साथ अटैच हैं, ऐसे हाइड्रोजन्स जो कार्बन के साथ अटैच हैं, उनको जब हेलोजन रिप्लेस करते हैं तो वो ऑलवेज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो सजेस्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखो यहां फ्री रेडिकल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैकेनिज्म का नाम तो नहीं पूछ रहा। जो बच्चा लिख देगा ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे। आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन लिख देना है, जो कि मोर देन एनफ है। लेकिन मैकेनिज्म का क्या नाम होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। H2SO4 act as a homogeneous catalyst in reaction 3। Explain why H2SO4 is described as homogeneous catalyst। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, मैंने आपको ऑर्गेनिक में होमोजेनियस का तो नहीं बताया अभी तक, क्या बताया है? गुड, फिर तो अच्छी बात है भाई। नहीं बेटा मुझे ये बताएं, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, लेकिन मुझे कंफर्म करें कि, क्योंकि ये वैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन में बताते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जब मैं फिजिकल कराऊंगा ना, लेकिन कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, सुन लो। जब आपके रिएक्टेंट्स जब आपके रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सेम स्टेट में हो, उसको बोलते हैं होमोजेनियस। जब आपके रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट, अच्छा महर कह रहा है कि इनऑर्गेनिक में बताया है, और जब आपके रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में हो, देन इट इज हेट्रोजेनियस। एग्जांपल दे देता हूं जल्दी से ताकि बात समझ आ जाए। इस तरह ये एल्कीन है ना बच्चों, ये गैस है, इसमें आपने H2 ऐड करना है। निकल कैटलिस्ट, निकल इज सॉलिड, तो आपके रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की स्टेट सेम है। स्टेट कह दो, फेज कह दो, दोनों अलाउ करता है, लेकिन राइट फेज इज द बेटर टर्म, ठीक है, लेकिन वो अलाउ करता है स्टेट भी। तो निकल और जो कैटल रिएक्टेंट्स हैं वो डिफरेंट फेज में है, तो इसको हेट्रोजेनियस बोलेंगे। अगर सेम फेज में हो तो होमोजेनियस बोलेंगे।
रिएक्शन थ्री की बात कर रहा है बच्चों। रिएक्शन थ्री में देखो, आपका ये जो रिएजेंट है, ये जो अल्कोहल है, और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मतलब है ये सब सेम स्टेट में है, तभी तो वो होमोजेनियस कह रहा है भाई। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, कैटलिस्ट भी लिक्विड है, सेम स्टेट। तो आप बता दोगे बेटा यहां पर कि इन द सेम स्टेट और इन द सेम फेज, कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इन द सेम फेज, कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इन सेम स्टेट। ये कहां से क्वेश्चन आ गया भाई? ये तो मैंने देखा ही नहीं है बच्चों। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये तो आईआर से आ गया है ना। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तो अभी आपको मैंने कराना है, बस एक दो दिन में, नेक्स्ट वीक बेटा कराऊंगा। नेक्स्ट वीक में क्या बेटा राइट करेंगे, नेक्स्ट वीक में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बेटा करना है, ठीक है ना। तो ये अभी आप स्किप कर देंगे। ये अलबत्ता हो सकता है, ये बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल नहीं है बेटा, इसको कर लेते हैं, बिल्कुल आसान सा है। मेहर बस रमजान शुरू हो जाए तो फिर हम कोई तरतीब बनाएंगे ईयरलीज की भी, ठीक है। कुछ मॉक से पहले ईयरलीज कराऊंगा, कुछ मॉक के बाद। सबसे पहले देखें बेटा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कल ही ये रिएक्शन किया है भाई, ये रिएक्शन तो कल ही किया है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है। बेटा अल्कोहल्स, जरा अल्कोहल्स के आप नोट्स ओपन करें। क्या आपको अल्कोहल्स के बारे में ये नहीं लिखवाया था कि अल्कोहल्स आर वेरी वेरी वीक एसिड, इट इज अनएबल टू रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल कार्बोनेट? जरा बताएं बेटा, लिखवाया था ना ये बात मैंने? जी बच्चों, ये स्टेटमेंट लिखवाई है ना कि अल्कोहल्स इतने वीक एसिड हैं कि वो ना मेटल ऑक्साइड के साथ ना मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे, तो लिहाजा इस अल्कोहल का तो कोई रिएक्शन नहीं है, अल्कोहल तो नहीं रिएक्शन करेगा, ये एज इट इज रहेगा। अलबत्ता सोडियम कार्बोनेट इस OH के साथ बिल्कुल करेगा, और आपको इसका रिएक्शन करवाया है भाई। क्या होगा रिएक्शन देखो, C डबल बॉन्ड O, Na इस H को रिप्लेस करेगा, बाकी एज इट इज रहेगा बच्चों ये। ठीक है ना बच्चों, ये बात ध्यान में रखना कि ये रिएक्शन नहीं करने वाला। दूसरा बात देख, दूसरी बेटा यहां स्ट्रक्चर देखना जरा। हाँ, अब वो क्या कर रहा है भाई, ये देखो CH2OH, CH2OH, ये है। CH2OH कितनी दफा हो गया? दो दफा है ना, तो CH2OH दो दफा लिखा हुआ है उसने, कैसे? अब जरा सोचते हैं क्या हुआ है। बेटा ये ग्रुप तो सेम है, CH2OH आया है कन्वर्जन इधर, ये C डबल बॉन्ड OOH था और ये इसमें चला गया भाई। ये कोई रिएक्शन हमने पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल में जा रहा है बच्चों? ये रिएक्शन पढ़ा है हमने? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल में जा रहा है, बताओ ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ भाई? जी बिल्कुल बेटा। तो ये आपका, शाबाश, ये बेटा आपका LiAlH4 इन ड्राई ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन हो रही है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन हो रही है। यहां पर लिख देता हूं मैं, पता नहीं वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं फिलहाल, लेकिन यहां लिख देता हूं LiAlH4 इन ड्राई ईथर एंड दिस इज रिडक्शन। फिर बेटा देखो, ये जो आपका CH2OH है ना, इसका रिएक्शन करवा रहा है SOCl2 के साथ। याद आया कुछ? हेलोजेनो एल्केन बनाने के मेथड बताए थे, हेलोजेनो एल्केन बनाने के मेथड्स, PCl5, PCl3, SOCl2, HCl, है ना। तो भाई यहाँ क्या होगा आपके पास, आपने क्या करना है कि जहां जहां OH है वहां वहां Cl लगा दो और 2 मोल ऑफ SOCl2 यूज हो जाएंगे। देखो ना, एक ये बनाएगा इधर ऐसे, एक बेटा बनाएगा यहां पर SO2 ऐसे, और जो एक Cl बचा है वो इस OH की जगह आ जाएगा, तो ये बनेगा CH2Cl। और दूसरा फिर बेटा इधर काम करेगा इसी तरीके से, CH2Cl। याद आया, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जिस मैंने आपको, आप नोट्स ओपन करके देख लो, आपको जब मैंने करवाया था प्रिपरेशन ऑफ हेलोजेनो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोजेनो एल्केन, उसमें ये था भाई, ठीक है। हाँ अब देखो यहां पर वही कह रहा है कि आपने
क्यों NaBH4 यूज नहीं किया ये बनाने के लिए फ्रॉम सी? बेटा इसकी बात कर रहा है, कह रहा है आपने LiAlH4 यूज किया है, NaBH4 नहीं यूज किया, तो आप कहेंगे NaBH4 इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट या नॉट अ स्ट्रॉन्ग एनफ रिड्यूसिंग एजेंट। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बेटा वो इसको रिड्यूस कर सके। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ दिस एंड दिस टू फॉर्म जी। 2 मोल बेटा आपने SOCl2 के यूज कर लेने हैं, ठीक है। देखो इस तरह था ना, मैं आपको पहले बताता हूं, मैंने आपको एग्जाम में कौन सा नोट्स में कौन सा लिखा है। SOCl2 ऐसे था कि HCl निकलता था बेटा यहां से बनता था ऐसे SO2, और ये Cl इधर आकर लग जाएगा। ये हमने किया था ना। यहां देखते हैं ये 2 मोल ले रहा है, 1 मोल ले रहा है भाई। 1 मोल ले रहा है, 1 मोल के साथ भी हो जाएगा, जरा चेक करते हैं, 1 मिनट बेटा। 1 मोल के साथ भी जरा चेक करते हैं। कि तो मैंने आपको हेल्पिंग इक्वेशन बताई है कि ये आपके नोट्स में लिखी हुई है इक्वेशन, ठीक है। यहां क्या कर रहा है भाई, अब CH2OH एंड CH2OH। अगर बेटा इसका 1 मोल के साथ करवाते हो, मतलब एक Cl इधर आए और एक Cl इधर आए, और यहां से बेटा ये निकल जाए, देखो ये भी अलाउ करेगा भाई वो। उसने बल्कि मार्क्स के में ये लिखा हुआ है, ये देखो, ये SO2 निकल जाएगा। SO2 निकल गया ना बच्चों, SO2 निकला। अच्छा अब ये हाइड्रोजन बच्चों, ये हाइड्रोजन बच्चों, और ये O, ये क्या बना देगा, वाटर। और जो 2 क्लोरीन बचे हैं वो हर CH2 के साथ आ जाएंगे। लेकिन आप 2 मोल SO2 के साथ भी जा सकते हो बच्चों, 2 मोल SO2 के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि उसने कहीं पर हमें रेस्ट्रिक्ट तो नहीं किया ना कि 1 मोल SOCl2 है, ठीक है। तो अगर आपने 1 मोल के साथ करना है तो आप इस तरह कर लो जो मैंने भी ऊपर लिखी है इक्वेशन, देखो CH2OH एक SOCl2 के साथ अगर आप करोगे ना रिएक्शन, एक SOCl2 के साथ, तो जो बच्चा ये वहां सोच रहा होगा भाई उसने 1 मोल लिया हुआ है तो मैं 1 मोल के साथ करूं, तो ठीक है। एक क्लोरीन को एक OH की जगह लगाओ, दूसरे क्लोरीन को दूसरे OH की जगह लगाओ, जो मैंने ऊपर बेटा आपको शो करके दिखाया हुआ है। तो CH2Cl इस तरह हो जाएगा, और अब SO2 बनेगा और साथ में H2O बनेगा, ठीक है ना। लेकिन आप इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हो भाई, आप 2 मोल SOCl2 लो, फिर आपके पास क्या होगा, जब आप एक्सेस में लोगे फिर आपके पास डिफरेंट चीजें बनेंगी जब आप एक्सेस में लोगे, ठीक है। SO3 कैसे बनेगा भाई, एक बच्चा कह रहा है कि सर ये SO3 बनेगा। बेटा SO3 मुझे देखने दें, SO3 कैसे बनेगा, 1 मिनट। बेटा SO3 नहीं बनेगा, देखो ना, ये मैंने ये मैंने बेटा ऑक्स इसको मार्क किया हुआ है, जरा देखो वाटर कैसे बन रहा है, कि देखो ये वाटर निकल रहा है, सॉरी ये बेटा SO2 बन रहा है ना, देखो ये एक O, ये दूसरा O, और ये सल्फर, ये SO2 हो गया। वाटर कैसे बन रहा है वो मैंने देखो ब्लू कलर से मार्क किया, H2O, और फिर 2 क्लोरीन बचे हैं वो हर कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप बेटा 2 मोल SOCl2 लेते हो, 2 मोल SOCl2, फिर आपके पास यही प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें SO2 भी हो सकता है, HCl भी, और ये भी। तो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी के साथ कर लो। एक्सप्लेन वाई सी इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर। सी क्या चीज है बेटा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। सॉल्युबल इन वाटर की जब बात करेगा तो आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ जाना है बच्चों, ठीक है। बस खत्म हो गया। ये था भाई, ये तो कोई मसला है, मैंने कहा पता नहीं और क्वेश्चन भी है अभी तो। बेटा पेपर थोड़ा टफ था, मुझे आइडिया हुआ है पेपर थोड़ा टफ था, लेकिन खैर है, अभी हम और भी प्रैक्टिस करेंगे ना इस तरह के क्वेश्चंस की, तो आपके लिए आसान होता जाएगा, ठीक है। आप लोगों का बेटा हमने कल की क्लास में, मुझे सिर्फ चेक कर लेने दें, हमने कल की क्लास में जो है ना, 1 मिनट, कल की क्लास के अंदर बच्चों हमने
रिडक्शन ऑफ कीटोन पढ़ा है ना, ठीक है। बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा सिलेबस इंशाल्लाह परसों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री परसों खत्म होगी, क्योंकि कल मैंने आपको कराना है एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन और कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, और फ्राइडे को जो क्लास होगी वो इंशाल्लाह हमारी ऑर्गेनिक की लास्ट क्लास होगी, ठीक है, आयोडोफॉर्म, वो लास्ट टॉपिक होगा आयोडोफॉर्म का। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में, ये अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि नेक्स्ट वीक में हम पहले ऑर्गेनिक के पास पेपर्स कर लें, या नेक्स्ट वीक लगाकर एनालिटिकल पूरी करके फिर एक ही दफा पास पेपर स्टार्ट करें। ये आप लोग बेटा डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज बच्चों।